बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 1। आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास और इसी के साथ साथ एटॉमिक मास यूनिट क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, और साथ ही इन तमाम तारीफ़ों को कुछ मिसालों की मदद से समझेंगे भी। तो आइए चलते हैं क्लास बोर्ड की तरफ। रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव किसे कहते हैं? रिलेटिव कहते हैं रिश्तेदारों को। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर भी जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो एक दूसरे के सारे रिश्तेदारी कहलाते हैं। असल में एटम का मास इतना छोटा होता है कि हमारे पास कोई भी ऐसा तरीक़ाकार, कोई भी ऐसा अमल नहीं है, कोई भी ऐसा आला नहीं है जिसकी मदद से हम किसी भी एटम के एटॉमिक मास को बिल्कुल अच्छी और दुरुस्त वैल्यू के साथ मालूम कर सकते हो। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम पूरे पीरियोडिक टेबल में से किसी एक एलिमेंट को अपनी बुनियाद बना लेते हैं और उसको बुनियाद बनाकर उस पूरे एलिमेंट के एक एटम के साथ दूसरे किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मुवाजना कर लेते हैं, और इस मुवाजने से, इस निस्बत से जो हमारे पास मास निकलता है दूसरे किसी एलिमेंट के एटम का, वो क्या कहलाता है? रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है। अब मुवाजना करने के लिए जिस एलिमेंट को हमने बुनियाद बनाया है वो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में पाया जाने वाला कार्बन 12 है। कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। इसमें से चूंकि कार्बन 12 सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ हमारे कायनात के अंदर पाया जाता है और सबसे ज़्यादा मुस्तहकम भी है अपने दूसरे आइसोटॉप्स की निस्बत, इस वजह से हम कार्बन 12 का इस्तेमाल करते हैं। हमने कार्बन 12 का ही क्यों इस्तेमाल किया, किसी और एलिमेंट का इस्तेमाल क्यों नहीं कर लिया बुनियाद बनाने के लिए? तो हम ये काम ऑक्सीजन के साथ भी कर चुके हैं बुनियाद बनाकर, और क्लोरीन के साथ भी कर चुके हैं बुनियाद बनाकर। लेकिन ऑक्सीजन की मदद से या क्लोरीन की मदद से जो एटॉमिक मास की वैल्यू निकलती थी, रिलेटिव एटॉमिक मास की वैल्यू दूसरे एलिमेंट्स की, वो वैल्यू को इतनी ज़्यादा दुरुस्त साबित ना हो सकी आने वाले वक्त के अंदर। तो लिहाजा फिर कार्बन 12 को बुनियाद बनाकर दूसरे एलिमेंट के एटॉमिक मैसेस का मुवाजना इस निस्बत से कार्बन 12 के एक एटम के साथ किया जाता रहा, और इस तरह से दूसरे एलिमेंट्स के एटम का जो मास निकलता रहा उस मास को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। पहले हम इसकी तारीफ समझते हैं, फिर इस बात को मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास किस चीज़ को जाहिर करता है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास है क्या? रिलेटिव एटॉमिक मास से मुराद किसी भी एलिमेंट का वो मास जिसका मास कार्बन 12 के एटॉमिक मास की निस्बत से मालूम करते हैं। मतलब किसी भी एलिमेंट का मास जिसका हम मुवाजना कर लेते हैं किसके साथ? कार्बन 12 के मास के साथ। कार्बन 12 का मास जो है उसको 12 ही माना जाता है। तो कार्बन 12 के मास के साथ किसी भी दूसरे एलिमेंट के एटम का मास हम उसका आपस में निस्बतन मुवाजना कर लेते हैं, और इस मुवाजने से वो दूसरे एलिमेंट का जो निकाला गया मास है वो क्या कहलाता है? रिलेटिव एटॉमिक मास। या एक और तरह से भी इसकी तारीफ की जा सकती है कि किसी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास इस एलिमेंट के एटम्स के औसत एटॉमिक मास और कार्बन 12 के एटॉमिक मास के 12वें हिस्से के दरमियान निस्बत है। इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूं। इस तरह से कुछ इसको समझने की कोशिश करते हैं कि फर्ज कर लें हमारे पास कार्बन 12, हम बात कर रहे हैं कार्बन 12 की। कार्बन 12 एक पूरा एलिमेंट है, ये है कार्बन 12। ये एलिमेंट एटम्स के मिलने से बना है। आपने एलिमेंट की तारीफ के अंदर भी पढ़ा कि एलिमेंट ऐसी शय है जो एक ही किस्म के एटम्स के मिलने से बनती है, जिनके एटॉमिक नंबर यकसा होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो ये मेरे पास कार्बन 12 का एक एलिमेंट है। ये एलिमेंट एक ही तरह के छोटे छोटे ज़र्रात यानी कि एटम्स के मिलने से बना होगा। ये वो सारे एटम्स हैं जिनके मिलने से कार्बन 12 बना है, और इस कार्बन 12 का मास, वज़न भी कितना है? 12 ग्राम। ये इसका वज़न है, ये इसका मास है कार्बन 12 का। तो मैंने कार्बन 12 सारे का सारा नहीं लेना, मैंने कार्बन 12 का एक एटम लेना है। कार्बन 12 का एक एटम लेना है। तो इसमें से मैंने एक एटम निकाला, ये कार्बन 12 का एक एटम आ गया।
अब ये अगला सवाल है कि कार्बन 12 के अंदर कितने एटम्स पाए जाते हैं, ये एक अगला सवाल है, इसकी तरफ बाद में आते हैं। पहले तो ये देखें, मैंने कार्बन 12 सारे का सारा इस्तेमाल नहीं किया, मैंने कार्बन 12 का सिर्फ एक एटम निकाल लिया। ये मेरे पास एक दूसरा एलिमेंट है, कोई दूसरा, मैं फ़र्ज़ करें इसको कह देता हूँ, ये मेरे पास मैग्नीशियम है। इस मैग्नीशियम का मैं मास मालूम करना चाहता हूँ, इसका मैं वज़न मालूम करना चाहता हूँ। कैसे मालूम करूँगा? इस मैग्नीशियम को इस कार्बन के साथ इसका मुवाजना कर लूँगा, निस्बतन मुवाजना कर लूँगा, फिर देख लूँगा कि इसका कितना और इसका कितना मास है। इस तरह से मैग्नीशियम का जो मास निकलेगा वो मास इसका क्या कहलाएगा? रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि कार्बन एक पूरा एलिमेंट था और ये कार्बन के एटम्स के मिलने से बना हुआ है, इसी तरह से मैग्नीशियम ये एक पूरा एलिमेंट है जो कि मैग्नीशियम के ही छोटे छोटे एटम्स यानी ज़र्रात के मिलने से बना हुआ है। ये सारे मैग्नीशियम के ज़र्रात हैं, मैग्नीशियम के एटम्स हैं ये सारे के सारे। मैं मैग्नीशियम का एक एटम यहाँ से निकाल लेता हूँ, एक मैंने एटम निकाल लिया कार्बन का, एक एटम मैंने निकाल लिया मैग्नीशियम का। अब मैं दोनों के दरमियान मुवाजना करता हूँ। मैं इस मुवाजने के ऊपर पहुँचा हूँ कि अगर कार्बन के 2 एटम्स हों, अगर कार्बन के, मैंने दोनों का मुवाजना किया और दोनों का मुवाजना करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि अगर कार्बन के 2 एटम्स हों फिर मैग्नीशियम का एक एटम बनता है। अगर कार्बन के 2 एटम्स हों फिर मैग्नीशियम का एक एटम बनता है। मतलब मैं समझाने के लिए मिसाल दे देता हूँ आपको कि मेरे पास एक तराजू है जिसके 2 पलड़े हैं। मैंने तराजू के एक पलड़े के अंदर मैग्नीशियम एटम को रखा है और तराजू के दूसरे पलड़े के अंदर मैंने कार्बन के एटम्स को रखा है। एक जगह पर मैंने मैग्नीशियम का एक एटम रखा जबकि दूसरी जगह पर मैंने कार्बन के 2 एटम रखे, और जब मैंने दोनों का लेवल चेक किया तो दोनों का मुवाजना किया तो दोनों का लेवल आपस में क्या निकला? बराबर निकला। इसका मतलब कि कार्बन के 2 एटम्स का वजन जितना है उतना ही वजन मैग्नीशियम के एक एटम का है। तो इससे हमारे ज़हन में ये बात आ रही है कि मैग्नीशियम का एक एटम कार्बन के एक एटम से 2 गुना भारी है। चूंकि ये एक है और ये 2 हैं, ये 2 मिलकर एक के बराबर अपना वजन रख पा रहे हैं, तो इसका मतलब मैग्नीशियम का एक एटम कार्बन के 2 एटम जितना है उससे 2 गुना भारी है, वजनी है। तो अगर कार्बन जो हमने सिलेक्ट किया था, जो हमने इस्तेमाल किया था, वो कार्बन 12 था, उसका मास 12 ग्राम था, जिसका मैंने एक एटम लिया था ये मुवाजना करने के लिए, तो इसका जब मुवाजना करेंगे तो चूंकि मैग्नीशियम का एक एटम कार्बन के एक एटम से 2 गुना है, तो इस 12 ग्राम कार्बन में जितने भी एटम्स होंगे वो उनका मास मैग्नीशियम के अंदर पाए जाने वाले सारे एटम्स के मास का क्या होगा? आधा होगा, क्योंकि ये 2 गुना मास रखता है। तो कार्बन का मास मैग्नीशियम के मास की निस्बत आधा रहेगा। तो जब ये आधा है तो अगर मैं मैग्नीशियम का 2 गुना करूं तो मैग्नीशियम का 2 गुना कितना बनेगा? 24। तो इसका मतलब मैग्नीशियम का मास कितना होगा फिर? 24 ग्राम, क्योंकि मैग्नीशियम का एक एटम कार्बन के 2 एटम के बराबर है। इसका मतलब मैग्नीशियम कार्बन से 2 गुना वजनी है, और अगर कार्बन का मास 12 ग्राम था तो फिर मैग्नीशियम का मास कितना होना चाहिए? 24 ग्राम होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने सारे का सारा कार्बन एलिमेंट इस्तेमाल नहीं किया ये मुवाजना करने के लिए, मैंने पूरे कार्बन में से सिर्फ और सिर्फ एक एटम निकाला। इसी तरह से दूसरा एलिमेंट जिसका मैं मालूम करना चाहता था उस पूरे एलिमेंट में से भी मैंने एक एटम निकाला, दोनों एटम का मैंने मुवाजना करना शुरू कर दिया और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मैग्नीशियम 1 हो तो उतनी देर में कार्बन 2 बन जाते हैं। इसका मतलब मैग्नीशियम कार्बन से 2 गुना भारी है, तो अगर पूरा कार्बन 12 ग्राम है तो फिर पूरा मैग्नीशियम 24 ग्राम होगा। तो इस तरह से ये जो मैंने 24 ग्राम मास निकाला है, ये जो वज़न निकाला है किसका? मैग्नीशियम का, ये इसका क्या कहलाएगा? रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाएगा। लेकिन हम आगे इसके यूनिट की भी बात करते हैं। समझाने के लिए तो मैंने आपको ग्राम के अंदर इसकी मिसाल समझा दी है, लेकिन हम इसके यूनिट को एटॉमिक मास यूनिट यानी कि AMU से जाहिर करते हैं। अगर ये होगा 12 ग्राम, ये ज़्यादा दुरुस्त वैल्यू है, समझने के लिहाज से मैंने आपको ग्राम में वैल्यू समझाई थी। तो अगर इसका वज़न होगा 12 AMU एटॉमिक मास यूनिट, तो फिर इसका वज़न होना चाहिए 24 AMU, क्योंकि मैग्नीशियम कार्बन से 2 गुना
भारी है, 2 गुना वजनी है। अब ज़रा इस बात की तरफ आते हैं कि ये कितने एटम्स पर मुश्तमिल था। कार्बन के 12 ग्राम्स कार्बन के कितने एटम्स रखते हैं? मैग्नीशियम के 24 ग्राम मैग्नीशियम के कितने एटम्स रखते हैं? क्योंकि मैंने ग्राम के लिहाज से समझाया है तो ग्राम के लिहाज से मुझे ये भी बताना पड़ेगा आप लोगों को। ज़रा गौर से सुनिएगा। हम बात करते हैं कार्बन का मास कितना? 12 ग्राम। इस तरह भी लिखा जा सकता है, आप इसको 12 ग्राम इस तरह भी लिख सकते हैं। और कार्बन का जो 12 ग्राम मास है वो कार्बन के 1 मोल के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 1 मोल के। ये मोल आगे चल के बड़ी तफसील के साथ समझेंगे कि किसे कहते हैं, क्या होता है। इसी तरह से मैग्नीशियम का अगर मैं मास देखूं तो ये मेरे पास बनेगा 24 ग्राम और ये 24 ग्राम मैग्नीशियम के 1 मोल के बराबर होगा। तो 12 ग्राम कार्बन 1 मोल के बराबर है, 24 ग्राम मैग्नीशियम 1 मोल के बराबर है। और हमारे पास कोई भी शय है, अगर हमारे पास उसका 1 मोल है तो 1 मोल के अंदर उस शय में पाए जाने वाले ज़र्रात की जो तादाद होती है वो 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 होती है। किसी भी शय का अगर हमारे पास 1 मोल है, जैसे आप कहते हैं अगर हमारे पास 1 दर्जन अंडे हैं तो दर्जन आपने एक लफ्ज़ ख़ास कर दिया, किसके लिए? 12 के लिए, ठीक है। तो 1 दर्जन अंडे, इसका मतलब 12 अंडे, तो दर्जन 12 के साथ जो है वो मखसूस हो चुका है। इसी तरह से जो मोल है, 1 मोल ये किसके साथ मखसूस कर दिया गया? 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 के साथ जो है मखसूस कर दिया गया। जहां भी 1 मोल लिखा हुआ आ जाए आप फौरन समझ जाएंगे कि उस शय के अंदर ज़र्रात की तादाद इतनी होगी और ये मखसूस है, ये ख़ास है, ये तब्दील नहीं होगी। अगर 1 मोल है तो उसके लिए इतनी ही रहेगी, अगर 2 मोल है तो इसका 2 गुना, अगर 3 मोल है तो इसका 3 गुना। मैं बात कर रहा था कि कार्बन का मैस अगर 12 ग्राम है तो 12 ग्राम से मुराद 1 मोल है, तो फिर 1 मोल अगर कार्बन होगी तो कार्बन के अंदर कार्बन के ज़र्रात कितने होंगे? इस नंबर के, इस अदद के बराबर होंगे। मतलब कार्बन का मास अगर मेरे पास 12 ग्राम है, मतलब 1 मोल है, तो 1 मोल के अंदर कार्बन के ज़र्रात की तादाद कितनी होगी? कार्बन के ज़र्रात ये किसके बराबर होंगे? 1 मोल के अंदर ये बराबर होंगे 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23। मतलब मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 12 ग्राम कार्बन बराबर है 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 कार्बन के एटम्स के, कार्बन के एटम्स के। तो मैंने ये 12 ग्राम कार्बन बनाई थी, तो इस 12 ग्राम कार्बन के अंदर ये जितने भी एटम्स हैं ये सारे के सारे कार्बन के, और कितने एटम्स होंगे? 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23। इतने एटम्स कार्बन के मिलके कार्बन का कितना बना रहे हैं? 12 ग्राम। तो मैंने जब रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना था किसी दूसरे एलिमेंट का तो मैंने 12 ग्राम कार्बन नहीं लिया, बल्कि 12 ग्राम कार्बन का सिर्फ 1 एटम लिया। अगर 12 ग्राम कार्बन इतने एटम रखता है तो फिर 1 एटम कार्बन का कितना वजन रखता होगा? अगर 12 ग्राम कार्बन इतने एटम्स रखते हैं, या मैं इस तरह से भी बोल सकता हूं कि इतने एटम्स कार्बन के अगर मैं इकट्ठे कर दूं एक जगह के ऊपर तो कार्बन का वजन कितना हो जाएगा? 12 ग्राम। मसलन मेरे पास ये एक छोटा सा आप समझ ले बर्तन है, मैंने 1 एटम रखा, दूसरा रखा, तीसरा रखा, चौथा रखा, मैं कार्बन के एटम रखता जा रहा हूँ। कार्बन के एटम रखते रखते मैंने कितने एटम्स रख दिए इसके अंदर? 6.02 ज़रब 10 की ताकत है, इतने एटम मैंने रख दिए। अब मैं इस बर्तन का उठाकर जब वज़न करूँगा तो ये वज़न कितना निकलेगा? 12 ग्राम के बराबर निकलेगा। अगर मैं इतने एटम्स ना रखूँ, मैं सिर्फ 1 एटम रखूँ, तो 1 कार्बन का एटम
इसका वजन कितना होना चाहिए। अगर इतने एटम्स रखे तो इनका वजन निकला 12 ग्राम, अगर सिर्फ एक ही रखता तो वजन कितना निकलता। तो ये सारे का सारा नंबर जो है ये मैं इस तरफ लाकर 12 के साथ क्या कर दूंगा, इसको तकसीम कर दूंगा। तो इतने ग्राम बनेंगे कार्बन के। इसका मतलब जो मैंने कार्बन यहाँ पर इस्तेमाल किया दूसरे एटम का मास मालूम करने के लिए, वो कार्बन का वज़न कितना था। चूँकि एक एटम था तो एक एटम कार्बन का वज़न कितना था, 12 तकसीम 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23। इसको हल करने से जो भी हमारे पास जवाब आएगा, इसका मतलब इतने ग्राम कार्बन को इस्तेमाल किया जाता है किसी भी दूसरे एलिमेंट के एक एटम का मास मालूम करने के लिए। और इस तरह से निस्बतन जो दूसरे एलिमेंट का मास निकलता है वो मास क्या कहलाता है, रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है। ज़रा वापस तारीफ की तरफ आते हैं। हमने पढ़ा कि किसी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास इस एलिमेंट के एटम के औसत एटॉमिक मास और कार्बन 12 के एटॉमिक मास के 12वें हिस्से के दरमियान निस्बत है। मतलब कि किसी भी एलिमेंट का जो रिलेटिव एटॉमिक मास था, इस एलिमेंट का ये मैंने रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला। ये रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकला, मैंने क्या किया, एलिमेंट के एटम के औसत एटॉमिक मास, मतलब इस पूरे एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं उनका जो एवरेज जो औसत बनता है उसका मैंने मुवाजना कर लिया किसके साथ, कार्बन 12 के एटॉमिक मास के 12वें हिस्से के दरमियान। कार्बन 12 के एटॉमिक मास के 12वें हिस्से के दरमियान। तो कार्बन 12 का एटॉमिक मास कितना, 12, इसका जो 12वां हिस्सा बनेगा वो होगा 1। तो मैंने क्या किया, कार्बन के एक एटम के साथ दूसरे एलिमेंट के एटम्स का क्या कर लिया, मुवाजना, और इस तरह से निस्बतन जो मास मैंने मालूम किया वो क्या कहलाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाएगा। आगे रिलेटिव एटॉमिक मास को हम जाहिर करते हैं एटॉमिक मास यूनिट में। ये देखते हैं ये क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। रिलेटिव एटॉमिक मास के यूनिट को एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। अगर मैं इस एटॉमिक मास यूनिट की तारीफ करना चाहता हूं तो इसकी तारीफ कुछ इस तरह से की जाएगी। एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 के एक एटम के मास का 12वां हिस्सा होता है। मतलब इतनी छोटी मिकदार है, इतनी छोटी वैल्यू है एटॉमिक मास यूनिट। दोबारा सुने क्या लिखा है यहाँ पे कि एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 के एक एटम के मास का 12वां हिस्सा है। ये था मेरे पास कार्बन 12, और मैंने अभी मालूम किया कि कार्बन 12 के अगर इतने एटम्स थे तो उनका मास था 12। अगर कार्बन 12 का सिर्फ एक एटम होता तो फिर उसका मास कितना बनना था, 12 तकसीम 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23। मतलब इसको हल करके जो भी जवाब आएगा वो बहुत ही छोटा नंबर है, बहुत ही छोटी वैल्यू है, बहुत छोटा अदद है। इसका मतलब कि एटॉमिक मास यूनिट ये इतनी छोटी वैल्यू को जाहिर करने वाला एक यूनिट है। अब अगर हम देखें कि एटॉमिक मास यूनिट को किससे जाहिर किया जाता है, ज़रा एटॉमिक मास यूनिट का अजहार देखें तो एटॉमिक मास यूनिट को हम AMU से जाहिर करते हैं। इसको AMU से जाहिर किया जाता है। अब एक AMU की कोई ना कोई वैल्यू भी होगी, कोई ना कोई नंबर होगा, कोई ना कोई मिकदार होगी। देखते हैं कि एक AMU किसके बराबर है। जरा वैल्यू की बात करते हैं, एक AMU की। हमने कहा कि एक AMU किसके बराबर होगा, एक एटॉमिक मास यूनिट
कार्बन 12 के एक एटम के मास का 12वां हिस्सा है। कार्बन 12 के एक एटम के मास का 12वां हिस्सा, मतलब ये कार्बन 12 के एक एटम का मास है। ये इसको मैं जब हल करता हूं तो मेरे पास फर्ज कर लें कि जवाब क्या आ गया, x। इसको हल करने से एक आंसर आ गया, एक जवाब आ गया x। ये एक एटम का मास आया। अगर मैं इस मास को मजीद 12 के ऊपर तकसीम कर दूं तो अब मेरे पास जो जवाब आएगा, फर्ज कर लें वो y आ गया, ये एक AMU के बराबर होगा। मैंने क्या किया, हमें तारीफ क्या बता रही है कि एटॉमिक मास यूनिट क्या है, कार्बन 12 के एक एटम के मास का 12वां हिस्सा। कार्बन 12 जिसके एक एटम का मास था ये, जो कि निकला x, अगर मैं इस मास का भी 12वां हिस्सा ले लूं, मतलब इसको मजीद 12 पे तकसीम कर दूं, तो अब मेरे पास जो जवाब आएगा वो एक AMU का होगा। तो मतलब अगर मैं 12 को इस नंबर के ऊपर तकसीम करता हूं, जो मेरे पास जवाब आता है उस जवाब को मैं फर्दर 12 के ऊपर तकसीम कर देता हूं, तो मजीद 12 के ऊपर तकसीम करने के ऊपर मेरे पास एक नंबर आएगा। वो नंबर एक AMU को जाहिर करेगा और वो बराबर होगा, एक AMU बराबर होगा 1.66 ज़रब 10 की ताकत -24 ग्राम, -24 ग्राम। मतलब इतनी छोटी वैल्यू, इतना छोटा अदद, एक AMU इतना छोटा अदद है। और ये कब आएगा, जब मैं यहां से हासिल होने वाले जवाब को मजीद 12 के ऊपर तकसीम कर दूंगा। तो मैंने कहा एटॉमिक मास यूनिट क्या है, एटॉमिक मास यूनिट कार्बन के कौन से वाला कार्बन, कार्बन 12 इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि कार्बन के 3 आइसोटोप हैं और हम कौन से वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, 12 वाला, इसलिए कार्बन 12 लिखा हुआ है। तो कार्बन के एक एटम के मैस का 12वां हिस्सा, मतलब ये कार्बन का एक एटम जिसका मैस बना 12 तकसीम 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23, इसको हल करने से एक जवाब आया। उस जवाब का मैं मजीद 12 पर तकसीम करके जो जवाब निकालूंगा वो एक AMU है और वो इस नंबर के बराबर आएगा। तो इतनी छोटी वैल्यू को एटॉमिक मास यूनिट जाहिर करता है। तो जब भी हम एलिमेंट का मास मालूम करते हैं तो एलिमेंट के मास को मालूम करने के लिए उस एलिमेंट के एटम का मुवाजना कर लेते हैं निस्बतन किसके साथ, कार्बन 12 के एक एटम के साथ, कार्बन 12 के सिर्फ एक एटम के साथ। और इस तरह से मुवाजना करके जो हमारे पास मास निकलता है वो क्या कहलाता है, रिलेटिव एटॉमिक मास। और उसको किसमें जाहिर किया जाता है, एटॉमिक मास यूनिट के अंदर। मैंने आपको बता दिया कि एटॉमिक मास यूनिट किसे कहते हैं, किस तरह से जाहिर करते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है। ज़रा इसकी ज़रूरत देखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट की ज़रूरत क्यों पेश आई है, इसकी अहमियत या इसकी ज़रूरत। तो बड़ी आसान सी बात है कि एलिमेंट का मास, एटम का मास इतनी छोटी वैल्यू है कि इसको मालूम करने के लिए हमारे पास कोई भी ऐसा आला नहीं है, कोई भी आलात ऐसे मौजूद नहीं है जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हों, बिल्कुल दुरुस्त किसी एटम का मास मालूम कर सकते हों। तो फिर हम क्या करते हैं, चूँकि हम ये काम नहीं कर सकते तो फिर हम कुछ ऐसे आलात को, कुछ ऐसे अवामिल को इस्तेमाल कर लेते हैं जिन अवामिल की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि एक एटम के मास को दूसरे एटम के साथ निस्बतन मुवाजना कर लेते हैं और इस मुवाजने के ज़रिए, इस निस्बत के ज़रिए जो निकाला गया मास है वो रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है और उसको फिर AMU के अंदर जाहिर करना पड़ता है। ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि एटम का मास इतना छोटा है। ये एक अहम सवाल है, मुख्तसर सवाल के तौर पर पूछा जा सकता है कि एटॉमिक मास यूनिट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्योंकि एटम का मास इतना छोटा है, इतनी छोटी वैल्यू है कि कोई भी हमारे पास ऐसा अमल नहीं है, कोई भी ऐसा आला नहीं है जिसकी मदद से हम उसको बिल्कुल दुरुस्त मालूम कर सकते हों। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसका मुवाजना कर लेते हैं कार्बन 12 के एक एटम के साथ और इस तरह से हम उसको फिर AMU के अंदर जाहिर करते हैं, क्योंकि हमने कार्बन 12 के एक एटम का 12वां हिस्सा लिया होता है इस मुनासबत की वजह से। कुछ मिसालों की मदद से AMU को मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट और रिलेटिव एटॉमिक मास को। मैं बात करता हूँ प्रोटॉन्स की, मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन की, मैं बात करता हूँ न्यूट्रॉन की। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनका मास देखते हैं, और इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले इनका मास हम देखेंगे ग्राम्स में भी और ग्राम्स के साथ साथ एटॉमिक मास
यूनिट में भी। पहले ग्राम्स के अंदर देखते हैं इनका मास। तो प्रोटॉन की बात करते हैं। प्रोटॉन का मास है 1.672 ज़रब 10 की ताकत -24 ग्राम। न्यूट्रॉन का मास है 1.674 ज़रब 10 की ताकत -24 ग्राम। इलेक्ट्रॉन का मास अगर हम ग्राम्स के अंदर देखते हैं तो इसका नंबर आता है हमारे पास 9.1 ज़रब 10 की ताकत -28 ग्राम। अगर हम यही अदद एटॉमिक मास यूनिट के अंदर देखते हैं तो प्रोटॉन के लिए हमारे पास वैल्यू आएगी, प्रोटॉन के लिए हमारे पास नंबर आएगा 0.0073 और न्यूट्रॉन के लिए आएगा 0.0087। इलेक्ट्रॉन के लिए आएगा हमारे पास 0.0005 और ये सारी वैल्यूज़ किस में आएंगी हमारे पास AMU के अंदर। 1.0073 AMU और अगर मैं यही नंबर न्यूट्रॉन के लिए AMU के अंदर देखूं ग्राम्स की बजाय तो मेरे पास ये नंबर आएगा 1.0087 AMU। अगर इलेक्ट्रॉन का मास AMU के अंदर देखा जाए ग्राम्स की बजाय तो उसके लिए हमारे पास जो नंबर आएगा वो है 5.486 ज़रब 10 की ताकत -4 AMU। तो ये मुख्तलिफ ज़र्रात हैं जिनको हमने ग्राम्स के अंदर भी ज़ाहिर किया है और एटॉमिक मास यूनिट के अंदर भी ज़ाहिर किया है। ये आपने मिसालें MCQs के लिए लाजमी याद रखनी है। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज के लेक्चर में आपने तफसीली समझा रिलेटिव एटॉमिक मास को, एटॉमिक मास यूनिट को, इनकी मिसालों के साथ इनकी वजाहत की हमने और एटॉमिक मास यूनिट को क्यों इस्तेमाल किया जाता है एटम के मास को मालूम करने के लिए, इसको भी आपने तफसीली समझा। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा, आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।